नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर पढ़ी, हेडलाइन, और ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित थी। ये राज्य के अधिकार पर हमला है या नहीं? गरमागर्म बहस के बीच ईडी पर बिध के सीजेआई जांच पर लगा दी रोक। मुझे लगा कि ईडी के साथ गरमागर्म बहस, जहां ईडी आता है वहां एक्स-रे से देखना जरूरी है, क्योंकि दिखता कुछ है और होता कुछ और है। देश के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन के पीठ पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार बनाम ईडी से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई चल रही थी। दरअसल ईडी ने 1000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के सिलसिले में तमिलनाडु राज्य विपणन निगम टेस्मैक के अधिकारियों के ठिकानों पर रेड मार रही थी, जिसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था और ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि यह टास्माक का मामला है, जो सरकारी कंपनी है। सिब्बल ने ईडी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी सरकारी कंपनी पर छापेमारी कैसी हो सकती है। उन्होंने अदालत को बताया कि कंपनी के प्रबंध निर्देशकों पर छापेमारी हुई है। यहाँ तक कि ईडी ने सरकारी कंपनी के कंप्यूटर वगैरह जब्त किए हैं, जो चौंकाने वाले हैं। सिब्बल ने कहा कि एक बार एफआईआर हो जाए, ईसीआईआर हो जाए, तो यह मामला पल भर में बंद हो सकता है। हमें यह तय करना है कि क्या करना है और क्या नहीं। ईडी बेमतलब परेशान कर रहा है। इसके जवाब में ईडी के तरफ से वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को बताया कि कुल 47 एफआईआर दर्ज हुए। बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। हम पूर्व निर्वाचित अपराधों पर और दर्ज अपराधों पर काम करते हैं। कंपनी ने इस सभी अधिकारियों पर पैसे कैसे बहाए, इसकी जांच कर रहे हैं और ये प्रक्रिया जांच का जरिया है। इसके साथ ही एएसजी ने कहा कि वह बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। इस पर सीजेआई गवई साहब ने एएसजी से पूछा, क्या स्थानीय पुलिस इस मामले में जांच नहीं कर सकती है? तभी सिब्बल ने कहा कि राज्य पुलिस इस मामले में कदम उठा रही है और जांच कर रही है। तभी एएसजी ने फिर कहा, यह बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। तब सीजीआई गवई बिदक गए और पूछ डाला, फिर संघीय ढांचे का क्या होगा? कानून व्यवस्था पर किसका नियंत्रण है? बार एंड बेंच के मुताबिक इस गर्मागर्म बहस के बीच एएसजी ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का मामला नहीं है। इस पर सिब्बल ने अदालत को बताया कि अब तक 60 घंटे की तलाशी ली जा चुकी है और 42 से 36 एफआईआर बंद हो चुकी है। इस पर सीजेआई गवई ने एएसजी से पूछा, क्या यह किसी मामले की जांच करने के राज्य के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं है? जबकि सबको संदेह होगा कि राज्य जांच नहीं कर रहा है, तो आप खुद वहां पहुंच जाएंगे। इसके बाद अदालत ने इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पर तब तक के लिए रोक लगा दी, जब तक शीर्ष अदालत धन संशोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के प्रावधान से संबंधित एक समीक्षा याचिका पर फैसला नहीं कर लेती। बता दें कि मई में भी शीर्ष अदालत ने टेस्कम के मुख्यालय पर छापेमारी के लिए ईडी की आलोचना की थी और टेस्कम के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पर रोक लगा दी थी। इसने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर हस्तक्षेप किया था, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट द्वारा ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जारी रखने की अनुमति देने के फैसले को चुनौती दी गई थी। टेस्मैक एक मार्केटिंग कॉरपोरेशन है तमिलनाडु का, और वहां पे 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार का मामला है, ऐसा ईडी का कहना है। मामला शुरू यहाँ से होता है कि वहाँ कुछ जगह पे वित्तीय गड़बड़ी दिखाई दी और टेस्मैक के वरिष्ठ अधिकारियों ने ही ये मामला पुलिस में कंप्लेंट किया और उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई। ये
तमिलनाडु पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही थी, क्योंकि ये तमिलनाडु का मामला था और तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है, जो केंद्र के विरोधी है। मायने वो इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं। तो जहाँ-जहाँ विपक्ष की सरकार है, वहाँ-वहाँ ईडी 24/7 काम करती है। तो इसी के तहत फिर वहाँ पे रेड चालू हो गई, सामान जब्त चालू हो गया। तब तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट में गुहार लगाई कि जब हम जाँच कर ही रहे हैं, तो ईडी का क्या मतलब है? ईडी बीच में क्यों कूदती है? ईडी बीच में इसीलिए कूदती है कि वहाँ विपक्ष की सरकार है। यदि वहाँ सत्ता पक्ष की सरकार होती, तो वहाँ वो ईडी देखती भी नहीं। ऐसी कई इससे भी कई बड़ी-बड़ी अनियमितताएँ हैं, कि जो असम से लेकर महाराष्ट्र तक रिपोर्ट की गई है। गुजरात से लेके ओडिशा तक रिपोर्ट की गई है। लेकिन ईडी वहाँ झाँकती भी नहीं। कुल मिलाकर ये एक राजनीति से प्रेरित मामला लगता है। इसके पहले भी ईडी का उपयोग, क्योंकि सीबीआई एक ऐसी एजेंसी है जहाँ अ, या इनकम टैक्स ऐसी एजेंसी है कि जहाँ पे आपको पेनल्टी लग सकती है, क्रिमिनल ऑफेंस बहुत कम जगह लगते हैं और ज़मानत मिल सकती है। सीबीआई ये राज्य तय करेगा कि सीबीआई राज्य के अंदर आएगी या नहीं आएगी, जब तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं होता। केंद्र के आदेश से सीबीआई किसी राज्य में यूँ ही नहीं जा सकती, राज्य के परमिशन के बगैर। लेकिन ईडी में ऐसा नहीं है, ईडी को परमिशन होती है और ईडी में जब आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो उसमें ज़मानत मिलना मुश्किल हो जाती है। हमने देखा कई लोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 13 महीने तक रहे, झारखंड के चीफ मिनिस्टर 5 महीने तक जेल में रहे, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर थे, वो कई महीने जेल में रहे ईडी के प्रकोप से। और फिर कई जगह ये ईडी 2014 से लेके जितना इसका मिसयूज़ हुआ है, यदि मैं सर्वोच्च न्यायालय की बात करूँ, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इतनी बार फटकार लगाई ईडी को, कई जगह फटकार लगाई, केजरीवाल का मामला हो, अरविंद या जो बड़े पॉलिटिकल मामले यदि मैं पकड़ूँ तो हेमंत सोरेन के मामले में तो ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, उनके पास कुछ उसके साक्ष्य ही नहीं थे। जब 5 महीने बाद जब ज़मानत दी गई, तब कोर्ट ने पूछा कि ईडी ने इनको गिरफ्तार ही क्यों किया? किस बात पे किया? जिस ज़मीन के टुकड़े पे इन्होंने ज़बरदस्ती लिया है, जो आरोप लगे हैं, ना इनके पास पोज़ीशन है, ना कागज़ पे कुछ कहीं न कहीं तक इनका संबंध दिखता है। वही मामला अरविंद केजरीवाल के मामले में हुआ कि 100 करोड़ रुपए यदि रिश्वत ली है दारू वालों से, तो पैसे है कहाँ? तो कहा गया कि गोवा में भेजे गए। तो पैसे कहाँ? तो बोले खर्च हो गए। कैसे खर्च हो गए? चुनाव में खर्च हो गए। ईडी के पास कोई ब्यौरा नहीं, सिर्फ़ आरोप है, क्योंकि किसी ने एफ़िडेविट दिया। एक एफ़िडेविट पे कोई भी साइंटिफिक एविडेंस के बगैर ईडी ने केजरीवाल को जेल में डाल दिया। अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ के आरोप लगे, 100 करोड़ रिश्वत माँगने के, लेकिन माँगे किससे? किसने आरोप लगाए? तो कमिश्नर ने आरोप लगाए। कमिश्नर ने किसके कहने पे क्या आरोप लगाए? तो किसी ने सुना उन्होंने किसी को बात करते हुए, ईयर से, कानाफूसी से। और अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, 13 महीने जेल में रहे। उनको जब ज़मानत मिली तब भी कोर्ट ने यही कहा था कि इनके खिलाफ का कोई चार्जेज़ ही कहाँ बनते हैं। और 100 करोड़ के आरोप में चार्जशीट मात्र 1 करोड़ 80 लाख की बनी। कोल मामले में अग्रवाल की ज़मानत को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने फिर एक बार लताड़ा ईडी को और कहा कि ये आप किसी के कहने पे ही किसी को अरेस्ट करेंगे, या आप एक एजेंसी होने के नाते कुछ वैज्ञानिक तरीके से भी कुछ साक्ष्य जुटाएँगे। साइंटिफिक एविडेंस के बगैर आप कैसे काम करते हैं? भले ही लताड़ा हो सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी को, लेकिन ये निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। ईडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ईडी पहुँच जाएगी तमिलनाडु के किसी दूसरे केस में, क्योंकि उन्हें लगातार इस सरकार को काम न करने देने का ही शायद बीड़ा उठाया हो। इसके पहले एक चुनी हुई सरकार जब अपने बिल पास करती है, तो 2-2 साल तक बिल पे राज्यपाल बैठे रहते हैं, वो मामला भी सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने
ये निर्णय दिया कि गवर्नर 3 महीने के अंदर बिल वापस कर दे या राष्ट्रपति 3 महीने के अंदर वापस कर दे, तो महामहिम राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को पूछा, क्या सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति या गवर्नर को बता सकता है कितने दिनों में बिल पास करे? यानी हमारे राष्ट्रपति भी लोकतंत्र में शायद विश्वास नहीं रखते ऐसा लगता है, क्योंकि उनका ये पूछना कि क्या समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, यही तमिलनाडु की निर्वाचित सरकार पे प्रश्न चिन्ह उठाती है। तो फिर निर्वाचित सरकारें करें क्या? यदि हर बिल पे गवर्नर बैठे रहे 2-2 साल, तो फिर वो सरकार काम कैसे करेगी? अपना जो वादे किए हुए हैं लोगों से वो कैसे निभाएगी? इस संघीय ढांचे का क्या होगा? फिर चुनाव ही क्यों करना है राज्यों में? सीधे-सीधे गवर्नर ही सरकार चलाए। ऐसे कई सवाल हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ईडी को लेके 2014 के बाद आई हुई सरकार को लेके लगातार ये संघीय ढांचे पर अतिक्रमण ही नहीं, ये मिसयूज़ ऑफ ईडी भी है। कम से कम एक्स-रे से तो इतना ही दिखाई देता है। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।